हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत। हम आज लाए हैं आपके लिए यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट रोजगार विद अंकित सर का। यह प्रैक्टिस सेट फरवरी 2024 में हुई पेपर के अनुसार बनाया गया है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट से केवल हिंदी के 37 क्वेश्चन को हल करेंगे तथा आने वाले दिनों में हम जीएस, मैथ, रीजनिंग के भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी सेगमेंट को। प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। वाणी औचित्य। वाणी औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो वाणी औचित्य को हम लोग इसका विच्छेद करेंगे। देखते हैं, वाणी प्लस औचित्य, औचित्य, ठीक। तो हम इसको और इसको जो है अलग करेंगे, डी प्लस औ, ठीक। इसको जब हम लोग इसको और भी भिन्न करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा यह प्लस बड़ी प्लस, ठीक, ये हो जाएगा अ प्लस ओ, ठीक। हमें यह पता है कि ई प्लस अ मिलकर क्या बनता है? यह मिलता है, ठीक, यह मिलता है, अ प्लस ओ होगा, ठीक। अब यहाँ से भी अगर हम इसको देखें तो ये य प्लस अ होगा, य प्लस अ प्लस ओ। तो जब ये साथ में जब इंक्लूड होंगे सब तो क्या होगा? यह होगा। और यह जो है हलंत लगा हुआ है ड़ पे, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो अब देखेंगे, और इसको जैसे के जैसे वैसे ही लिख देते हैं, चित्य, ये हो जाएगा वाणियो चित्य। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो ये वाणियो चित्य, ठीक। पहला क्वेश्चन हम लोग का। आते हैं सेकेंड प्रश्न पे। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि यह शब्द अलंकार है। तो रूपक अलंकार होगा नहीं। रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार। तो सबका जो है परिभाषा देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का क्या होता है? जब या जिस रचना में वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड तो है नहीं, यहाँ पे तो शब्दों का खेल है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 बेर खाती, 3 बेर खाती। यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है, ना कि वर्णों का। तो श्लेष अलंकार का देख लेते हैं। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दें। एक मतलब यहाँ पर तो कोई एक शब्द है नहीं, यहाँ पर तो 3 शब्द है, आपस में मेल खा रहे हैं। तो श्लेष अलंकार भी नहीं होगा। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण बता दे रहे हैं, ठीक। यह होगा यमक अलंकार होगा, ठीक। जब जब 2 या 2 बार से अधिक, जब कोई एक शब्द 2 या 2 बार से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि 3 बेर खाती है, मतलब वो 3 बेर की बात कर रही है। जो फल होता है वो 3 बेर खाती है, यानी कि वो 3 बार खाती है, ठीक ना। अर्थ अलग अलग निकल रहा है। श्लेष अलंकार का देख लेते हैं। श्लेष अलंकार का एक अच्छा सा उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार, ठीक। यहाँ पर जो पट है इसके 2 अर्थ हैं, ठीक। पट मतलब होता है वस्त्र, और एक पट का मतलब होता है किवाड़, ठीक। समझ में आया? तो यहाँ पे इसके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। जैसे कि मंगन को देखिए, कोई स्त्री है, मंगन को देखिए क्या करती है? वस्त्र देती है बार बार। और इसका एक अर्थ क्या निकल सकता है कि मंगन को देखी वह किवाड़, किवाड़ को क्या करती है? बंद कर देती है बार बार, ठीक। तो यहाँ से क्या समझ में है? यह मक अलंकार होगा, ठीक। योग
दान। तीसरा प्रश्न पर चलेंगे, योगदान। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? ठीक, योगदान। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, क्या बोल सकते हैं? योग का दान। ठीक, तो इसमें क्या है? कालिक का आया है ना। क्या का मतलब? संबंध कारक। तो हमें पता है कि कारक जहां भी प्रयुक्त होते हैं, जिस भी मतलब जिस समास में कारक प्रयुक्त होते हैं, वो कौन से समास होते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष होगा। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में होता है कि इसमें जो होती है तुलना की बात होती है, विशेषण विशेष्य की बात होती है। ठीक है। और बहुब्रीहि में जब जब उसका विग्रह करते हैं, कोई भी मतलब कोई भी चीज का जब विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ जो है वो अलग दे, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पंकज। ठीक, पंकज का क्या होता है? पंक में जन्मा, मतलब कीचड़ में जन्मा। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कमल। तो यही जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में वो आते हैं जिसमें अव्यय रिलेटेड हो, जैसे कि धीरे धीरे या आ जन्मा। ठीक ना, आ। ठीक ना, ये क्या है? अव्यय है। पत्थर को जोक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ है। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका होगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक ना, पत्थर पे जोक नहीं लगती है, इसका हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। रिलेट कर पा रहे होंगे? तो यह क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 5वें पे, त्रुटि छाटिए। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक वह अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। नीचे डी ऑप्शन में दिया है, कोई त्रुटि नहीं। तो जब भी हमें त्रुटि छाटने की बात आए तब हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखेंगे किस शब्द संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखकर देखेंगे। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे शब्द संबंधी कोई अशुद्धि तो है नहीं। अब वाक्य संबंधी देख लेते हैं। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। मुझे तो इसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। कोई त्रुटि नहीं, सब सही है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इसमें क्या हो रहा है? दुख के साथ साथ क्या हो रहा है? दुख। पहले तो दुख, ठीक। और वियोग, ठीक ना, वियोग की बात हो रही है। तो वीर रस तो होगा नहीं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है? ये वीर रस का उदाहरण है। भयानक होगा नहीं। भयानक सी बात तो कोई इसमें आ नहीं रही। वात्सल्य, वात्सल्य जो ममता लुटाई जाती है उसके लिए वात्सल्य का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस दो भाग में डिवाइड है। एक होता है संयोग, जब मिलन का भाव उत्पन्न हो तो उसके लिए। वियोग, एक होता है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो इसमें कौन सा वियोग? जब बिछड़ने की बात आती है तब जो है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक,
आते हैं 7वें प्रश्न पे। चौकी का तत्सम शब्द है चौकी। चौकी का मतलब हम लोग समझते हैं, जो गांव में होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि चौकी का मतलब क्या होता है। हाँ? चौकी में क्या होता है, 4 पद होते हैं, ठीक है ना। हम्म? तो वैसे चौपाया नहीं, चारपाई को चौपाया बोल सकते हैं। चतुष्पद, चतुष्पादिका, इसको क्या बोलेंगे, चतुष्पादिका। ठीक। आते हैं खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो खिड़की होता है देशज। तद्भव पता ही है, जो तत्सम से बदल कर, जो तत्सम क्या है, संस्कृत शब्द, और तद्भव हिंदी। ठीक। जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि हरिद्रा का हल्दी हो जाता है। हाँ, वैसे ही फिर विदेशज। विदेशज जो हमने विदेशों शब्द ले लिया, जैसे कि हमारे यहाँ आक्रमण हुए हैं, पुर्तगाल के आक्रमण हुए हैं, पुर्तगाल वासी हमारे यहाँ हैं, फ्रांस से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, जापान से कुछ शब्द लिए गए हैं, ब्रिटेन हमारे यहाँ आया है। इराक, ईरान, सऊदी, ये सारे जो हैं हम लोग के यहाँ आक्रमण कर चुके हैं, यहाँ पे शासन कर चुके हैं मुगलों जैसे। तो उन्होंने कुछ कुछ अपने शब्द जो है हम लोग को दे दिए। वही शब्द जो है हम उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द किसे वो कहते हैं, ऐसे शब्द जो दो अन्य भाषाओं, भाषाओं जैसे कि देशज प्लस विदेशज, देशज प्लस विदेशज हो सकते हैं, या फिर तत्सम प्लस तद्भव, ये हो सकते हैं। इन ऐसे शब्दों को जो दो अलग अलग भाषाओं से मतलब से मिलकर बना हो, शब्दों से मिलकर के बना हो, ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेल गाड़ी, ठीक है ना। तो रेल क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेजी का है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है। और गाड़ी क्या है, देशज है। ठीक। जब अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हो तो उसे संकर शब्द कहते हैं। अध का विलोम है, अध का क्या होगा, ऊपर ही होगा। अध का मतलब नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर। ठीक। पूर्ण का विलोम क्या होगा, अधूरा, अधूरा होगा। समाप्ति का क्या होगा, शुरुआत होगा। रिक्त का खाली स्थान होता है ना, भरा हुआ होगा। हाँ, यह पूर्ण हो सकता है, रिक्त का पूर्ण भी हो सकता है, पूर्ण का रिक्त भी हो सकता है। दूसर का देखेंगे पर्यायवाची शब्द, दूसर का क्या होगा, बेसर होगा। इसमें अंश और अंश शब्द का युग्म सही अर्थ बताइए, अंश और अंश का। ठीक। अंश और अंश, ये वाला दोनों अंश है। तो ये जो अंश है इसका मतलब तो हम लोग बार बार पढ़े हैं। ठीक। इसका हम लोग को नहीं पता चल पाता है, इसका तो पता ही है। इसका अंश मतलब होता है भाग होता है, ये मेरे अंश का है, या मेरा हिस्सा है, या मेरा भाग है। ठीक। तो हम लोग इससे मिला लेंगे तो निगलेक्ट कर लेंगे, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो एक ही बचा है अंश, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंधा। ऐसे शब्दों में अगर हम लोग बस कल एक का भी अगर पता रहता है तो हम लोग निगलेक्ट करके, ऑप्शन में निगलेक्ट करके हम लोग लगा सकते हैं। ठीक। जैसे इसमें साफ दिखा गया है, इस अंश का मतलब हम लोग को पता चल गया है, हिस्सा होगा या भाग होगा।
न इसमें है, इसमें भी कंधा, इसमें भी कंधा, इसमें आग दिया है, तो ये तीनों होगा नहीं। डायरेक्ट जो ऑप्शन एक बचा वही होगा। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि पूर्णभूत है, पूर्णभूत का उदाहरण है। ठीक, वह खाना खा चुका है यानी कि वो खाने खाकर पूर्ण कर चुका है। ठीक, इसमें दिया है संदिग्ध भूत, आसन भूत और सामान्य भूत। इन तीनों को हम एक बार देख लेंगे। सामान्य बोध का मतलब होता है कि जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, है? जैसे बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो। ठीक, तो ऐसे ऐसे वाक्य को हम लोग सामान्य बोध कहेंगे। जैसे कि उदाहरण उदाहरण में हम देखेंगे, राधा ने खाना खाया। यहाँ पर हमें यह भी बोध नहीं हो रहा है कि अब खाना खा करके खा चुकी है, पूर्ण हो चुका है खाना, है ना। यहाँ पे कोई संदेह दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीते हुए समय में, ठीक ना, कार्य हो रहा है। बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक ना, राधा ने खाना खाया। अब देखेंगे संदिग्ध, संदिग्ध भूत का देखेंगे। संदिग्ध भूत का, संदिग्ध भूत का होता है क्रिया के जिस काल से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने से संदेह हो। कार्य के मेन इंपॉर्टेंस चीज क्या है, कार्य के होने से संदेह हो, है ना। जैसे कि सीता गई होगी, हम मानते हैं सीता गई होगी। हाँ, अब इसमें पता पता चल रहा है कि सीता गई है या नहीं गई है। हाँ, गई होगी, राम गया होगा, श्याम ने खाना खाया होगा। ऐसे इसके तमाम उदाहरण हैं संदिग्ध। इसमें मेन इंपॉर्टेंस यही है, भूत से तो पता ही चल रहा है कि यह क्रिया जो है मतलब पीछे चल रही होगी, हाँ, बीत चुकी होगी। ठीक है ना, कार्य होने से संदेह हो। ऐसे क्रिया के जिस काल से भूतकाल का बोध हो, क्रिया के जिस काल से भूतकाल का बोध हो, कार्य के होने से संदेह हो, हाँ, तो उसे हम संदिग्ध भूत कहेंगे। आसन भूत, आसन्न भूत, इसका उदाहरण देखेंगे। आसन्न भूत का उदाहरण देखेंगे हम लोग। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का समय निकट समझा जाए, ठीक, उसे आसन भूत कहेंगे। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो राधा आई, राधा आई है, राधा आई है यानी कि बीत चुका है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ऐसे ही समझ में आ रहा है ना, बहुत ही कम समय की बात है। राधा आई है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इसका क्या होगा क्वेश्चन का, डी होगा पूर्णभूत। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन पे चलेंगे। तो निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। निर्देशक, और क्या है, लाघव और एक उपदेशक और विवरण। ठीक, तो हमें शायद सी पता है कि उपदेशक का कोई भी
विराम चिन्ह नहीं होता है। लाघव का ये होता है शून्य। अगर देखा जाए निर्देशक का होता है ये जो है, जब भी कोई चीज को दबाव देकर देखना हो, ठीक ना, या उसका, इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं कई जगहों पे, निर्देशक चिन्ह को ही उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। और एक है विवरण चिन्ह, जब हमको विवरण देना होता है। तो ये सब इनके उदाहरण हैं, ठीक है। एक होता है हंस पद होता है, हंस पद होता है, हंस पद। हंस पद क्या होता है? ये जो, जब हम लोग कोई भी त्रुटि छोड़ देते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं हंस पद। ये इम्पोर्टेंट है। इतना ही, इससे ज़्यादा देखने का कोई भी मतलब है नहीं। आगे चलकर जब भी हम लोग देखेंगे तो उसमें करेंगे इस सब चीज़ों का। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? कौन सा सही है? स्वतंत्र, स्वतंत्र, या स्वातंत्र, या स्वातंत्रीय? इसमें इसका ये होगा, ये सब आपस में गलत दिख रहे हैं सब। ये स्वतंत्र का देखेंगे हम लोग तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि स्वतंत्र, ये वाला ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है 3 ही भेद हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना 5 भेद, हाँ, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 ही भेद हैं। 3 भेद में कौन कौन से हैं? व्यक्ति वाचक, जातिवाचक, और एक है भाववाचक। जातिवाचक में ही हम लोग 2 को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि 2 है ना, एक है समूह वाचक, और एक क्या है? द्रव्यवाचक। तो इसमें क्या होगा? 3 ही होगा। आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। करण कारक, हम लोग करण कारक में जानते हैं, करण कारक, बस हमें अगर ये पकड़ में आ जाए कि करण कारक होता क्या है, तो साफ एकदम आसान तरीका है इसको समझने का, है ना। तो करण कारक का उदाहरण क्या होता है? से, जिसमें भी से विभक्ति दिखे वो करण कारक का होगा। तो इसमें हमें से किस में दिख रहा है? तो ये दिख रहा है। किन्नी किन्नी तो सब में कॉमन है। हमें देखना है क्या? करण कारक से संबंधित। तो इसमें जहाँ भी से विभक्ति है वो करण कारक का उदाहरण हो गया। तो किन्नी से ये होगा। अगर पूछ दे कोई कि किन्नी को कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को, ठीक, को विभक्ति किसकी है? कर्म की। तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्म कारक का बहुवचन रूप होगा कौन सा? ये वाला होगा। का और के, ये सब दोनों किस में आते हैं? संबंध में। का, की, के, ये सब किस में आते हैं? संबंध कारक में आते हैं। अब इसमें देखेंगे खूटियाँ, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें तो है जो एक बार में आप देखें, इसको रिवाइज कर लें, आंखों में रिवाइज कर लें उसको। इसका कोई सटीक उदाहरण होता नहीं है। ये होता है कि अपवाद में होते हैं कुछ, उनको निगलेक्ट करके लोग याद कर लेते हैं। ठठेरा का ठठेरीन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो कौन है ये? मनु भंडारी, ये होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं 20वें क्वेश्चन पर।
भाव विलास रस विलास कृति के लेखक हैं तो यदेव हैं। इनकी दो रचनाएं और भी हैं, विलास विलास के ही नाम से हैं। तो कौन सा है? भवानी विलास विलास, और एक कौन सा है? कुशल विलास। ठीक, भवानी विलास और कुशल विलास ये दो हो गए, और दो यहाँ भी विलास विलास के नाम से हैं। भाव विलास रस विलास, तो इनकी दो रचनाएं हैं। ठीक, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो भारतेंदु युगीन कवि नहीं है? श्रीधर पाठक। इसमें जो है श्रीधर पाठक है, वह भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। ये भी हैं आपके तीनों लोग जो हैं क्या है? भारतेंदु युगीन कवि है। इसमें और एक नाम जोड़ दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। जब उन्हीं के युग की बात हो रही है तो वो तो होंगे ही। और एक अलग से प्रताप नारायण मिश्र, दो नाम आए हैं। भारतेंदु युग की बात हो रही है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और एक होंगे प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, आते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म हो ही ना, ठीक है ना, कर्म का कोई प्रभाव ही ना पड़े, उसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसमें अकर्मक कौन सा होगा? उसने पीटा, उसने किसको पीटा? किसी ना किसी को पीटा, राम को पीटा, श्याम को पीटा। उसने खाई, क्या खाई भाई? कुछ तो कुछ खाया होगा ना, फल खाया होगा, सेब खाया होगा। तो खाई, पीटा, पाता, क्या पाता? कुछ तो पाता होगा ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है देखने में अकर्मक जैसी लग सकती है, लेकिन है क्या? ये सकारात्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं में क्या क्या आता है? सोना, रोना, हंसना। हाँ, ये जो है ये अपने आप पे ही बीतती है। जैसे कि मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ? हाँ, कुछ समान, कुछ इसका जब क्वेश्चन आप पूछेंगे, जब प्रश्न आप करेंगे किसी चीज़ पे, मैं क्या सोता हूँ, उसका कोई जवाब आएगा? कुछ नहीं होगा। सोता तो सोता हूँ। हाँ, ये सवाल आ सकता है कि आप किस पे सोते हैं, तो बेड पे सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मैं सोता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। मैं पाता हूँ, तो आप क्वेश्चन पर करेंगे, आप प्रश्न करेंगे क्या पाते हैं? तो उसे कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। किताब पाते हैं, नौकरी पाते हैं, यूपी पुलिस की वर्दी पाते हैं। हैं? उसने पीटा, क्या पीटा? किसने पीटा? पुलिस ने पीटा। उसने खाई, क्या खाई? जब आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद जवाब आ जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा? मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, ये सारे क्या होंगे? अकर्मक क्रिया होंगे। ठीक, एक छंद में कितने चरण होते हैं? इसमें जो है 8 तो होते नहीं है, 7 भी नहीं होते, 10 भी नहीं होते, 4 चरण होते हैं और 6 चरण होते हैं। हम लोगों ने देखा है 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं। कई कई छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे कि कई कई छंदों में क्या होते हैं? 6 चरण भी होते हैं, जैसे कि छप्पे हो गया, और कुंडलियाँ जो हो गई, इनमें क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो इसमें 6 का कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, 4 पे ही करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है? कृपण का संधि विच्छेद करने के लिए बोला है ना। कोई भी क्वेश्चन हो उसको पूरा तरीका से पढ़ना चाहिए,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो अब हमें समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे पूर्ण रूपेण। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले दिख रहा है क, इसको निकालेंगे प्लस, ठीक, फिर रे निकालेंगे, फिर प्लस प निकालेंगे, प्लस अ निकालेंगे, प्लस ड़ निकालेंगे, प्लस अ। सही है, क निकला, फिर ये नीचे की री की मात्रा वो उसको निकाल दिए प, फिर प पूर्ण है तो इसमें से अ भी निकाल लिए, ड़ पूर्ण है तो इसमें से भी अ निकाल लिए। तो यहाँ जो होगा वही होगा, ये होगा 25वां क्वेश्चन। प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, पंक्ति किस कवि की है? तो ये है रविदास जी की है। इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, इस चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना चाहिए ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें जो है याद करने में पता चलता है कि लोग और भी जो याद किए होते हैं प्रश्नों को वो भूल जाते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26वां। निम्नलिखित समुदायवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है, क्या दिखा है, प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। तो इसमें कौन सा होगा, चार होगा। चारों क्या होगा, समुदायवाचक। प्रत्येक, प्रत्येक जो होगा प्रत्येक बोधक होगा। प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक, ठीक ना, विशेषण। और जो है इसमें आगे देखेंगे, दूना, दूना दिया है ना, दूना क्या लग रहा है, दूना, तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना, छः गुना। हाँ, तो ये क्या कर रही है, आवृत्ति जैसी फ्रीक्वेंसी दे रही है ना, आवृत्तिवाचक। ये क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। फिर इसमें क्या दिया है, तीन। जब हम लोग को याद है, सुनो, सोचोगे, जब सोचोगे तो समझ में आएगा कि तीन, ये क्या कर रहा है, गणना की बात कर रहा है, ठीक है ना, गणनावाचक। ये क्या हो जाएगा, गणना की बात कर रहा है। जैसे जनगणना में होती है ना, कितने करोड़ लोग हैं, वैसे ही क्या है, तीन जो है ये गणनावाचक है। और एक होता है, ये भी होता है, कुछ इतना ही आता है, पहला, दूसरा, ठीक ना, ये हो जाते हैं क्रमवाचक। और जो हम ये लोग देखे हैं, चारों, तीनों, पांचों, ये कौन सा वाचक है, समुदाय, ठीक ना, समुदाय वाचक विशेषण है। अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। सही है, ये तो होते ही हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। जब यह सही है तो ये 100% सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनि है, हाँ ये भी सही है। तो कौन सा गलत है इसमें, ये, ठीक है ना, ये गलत है इसीलिए यह सही है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, असत्य कथन, ठीक। तो असत्य कथन के अनुसार कौन सा सही होगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगर देखा जाए अघोष, अघोष में तो क्या लिखा है, इसमें लिखा ना, पहला, दूसरा जो व्यंजन है, ठीक, और प्लस इसमें प्लस स, स और स, ठीक, यही तीनों स आते हैं, ठीक। और ये टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं, 13 व्यंजन। और यही दूसरी तरफ होता है सघोष, जिसको हम घोष भी बोलते हैं। सघोष में
तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा, प्लस य, र, ल और व, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक ना, अंतस्थ व्यंजन। और एक जो इसमें छूटा है ह, उसमें व्यंजन का ह जो छूटा है वो हो जाएगा ह, प्लस अनुस्वार ये हो जाएगा, प्लस एक वाला यह विसर्ग, तो क्या हो गया? विस्व्यंजन प्लस अनुस्वार प्लस विसर्ग। वो देखो, वो एक चीज देख लेना, उसमें लिखा है कि सभी विसर्ग, हाँ इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? सभी विसर्ग सघोष हैं, तो सभी विसर्ग सघोष नहीं है, यहाँ पर बस केवल एक विसर्ग की बात कही गई है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ये सारे मिल करके कितने हो जाएंगे? 33, प्लस इसमें ये एक चीज जोड़ लेना, स्वर, और इसमें स्वर जो है 11 स्वर होते हैं, ये भी जोड़ लेना, तो यह कितना हो जाएंगे? टोटल इंक्लूड करने पे 33 हो जाएंगे, ठीक ना। अब आते हैं, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान का पुरस्कार राशि कितनी है? तो वह 5 लाख है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है ना, परि परि परि, दोनों में परि है, हाँ, परिवर्तन परिवार। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द, यौगिक एक बार हम लोग देख लेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ये चीज है ना, या रचना के आधार पे रूढ़, जिसे तोड़ा ना जा सके, और यौगिक, जो दो रूढ़ से मिलकर के बना हो, या दो शब्दों से मिलकर जो बना हो उसे यौगिक बोलते हैं। और एक होता है योग रूढ़, इसका अलग ही फंडा है। इसमें क्या होता है कि जब दो शब्द या दो शब्द को छोड़ो, जब भी कोई शब्द अपना अर्थ दूसरा प्रकट करे तो उसे ही बोलते हैं योग रूढ़। जैसे बहुब्रीहि में होता है ना, है पंकज, ये सब क्या है? ये योग रूढ़ है, क्योंकि इसका जो अर्थ निकलेगा ये क्या हो जाएगा? कमल। जैसे इसमें दिया है मुरलीधर, ठीक ना, मुरलीधर, तो मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण है, हाँ? तो क्या हो जाएगा? मुरलीधर का क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण, ठीक। और पंकज, पंकज का बता ही दिए, कमल होगा, हाँ, अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या होंगे? योग रूढ़ के उदाहरण होंगे। पुस्तक, 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 जब हम पुस्तक के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? पुस्तक के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें क्या होता है? एक किताब के बारे में होता है। तो ये क्या होगा? इसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रूढ़, हाँ, पुस्तक क्या हो जाएगा? रूढ़। बचा एक परमौषधि, हाँ, परमौषधि, तो जब परम औषधि होगा तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, परम प्लस औषधि, हो गया ना, परम औषधि। तो इसका क्या होगा? परम औषधि। आते हैं अपने अगले, हिंदी की आदि जननी। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत, सबको पता है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत, संस्कृत के बाद कौन सा है? पाली। यह फर्स्ट नंबर की है, यह सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर पे आती है, या फोर्थ। इसी के बाद क्या आती है? हिंदी आती है ना। अब 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे,
ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न की बात ही नहीं की गई। विस्मयावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य में विस्मयवाचक वाक्य का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो उसमें ये चीज़ होती है, चिन्ह होता है, ठीक ना। जैसे कि देखोगे हे राम, हाय, ये सारे क्या है? विस्मयवाचक वाक्य में आते हैं, ठीक ना। इच्छावाचक, निषेधवाचक, इसमें कोई नेगेटिविटी की बात की गई है, नकारात्मक सोच वाली बात, कोई ऐसी बात नहीं ना, तो क्या होगा? इच्छावाचक, ठीक ना। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, दीर्घायु दे, तो जैसे क्या होते हैं, जब भी आशीर्वाद की बात आती है तो उसमें क्या होती है? इच्छावाचक होता है, ठीक ना। आते हैं अपने 33वें क्वेश्चन पे। बिना पलक झपकाए निष्पलक होगा? नहीं, निष्पलक का मतलब तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि बिना पलकों वाला। फिर उसके बाद क्या लिखा है? निष्प्रिय, निष्प्रिय का मतलब होता है जिसे कोई इच्छा ना हो, इसका मतलब होता है जिसे कोई इच्छा ही ना हो। तो ये भी नहीं होगा। निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें, निर्विकार का क्या होगा? जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? निर्निमेष, ठीक। अब ये गद्यांश है, गद्यांश को आप देख लीजिए ध्यान से, पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किसी काम का प्यारी मनुष्य जाति का सुखी जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वह जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही इनमें फल भी लगाती है। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसके अनुसार से, किसे रहित राज्य किसी काम का नहीं है, हाँ? तो इसमें किसी अपने प्रियजनों के रहित राज्य किसी काम का, ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे प्रियजनों से। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जगत का अर्थ। जगत का अर्थ पता ही है, जगत का अर्थ क्या होगा? संसार होगा। जगत किसे बोलते हैं? संसार को। निष्फल का से, निष्फल, फलदायित होगा नहीं, निष्फल का मतलब जिसको सफलता ना मिली हो, ठीक ना, तो ये होगा नहीं, फलदायी होगा नहीं, सार्थक भी होगा नहीं, अधूरा और व्यर्थ में देखते हैं। अधूरा, जब कोई काम को पूर्ण कर रहे हो उसको बीच में ही छोड़ देते हो, उसको अधूरा बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा व्यर्थ, ठीक है ना, व्यर्थ होगा इसका। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, तो यहाँ पे तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वह उनमें फल भी उगाती है, तो कौन? इसमें होगा जीवन का सुखमय बनाना, ठीक है। सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, डायरेक्ट इसका अर्थ ही है, इसमें कोई उसका मतलब, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये अपने दिमाग से ही करना था, ये जो था बस ये पूरे गद्यांश से था, बाकी सब तो अलग है। जगत का अर्थ देखना है, जगत का संसार होगा, निष्फल का देखना था तो व्यर्थ होगा, सुख के खेतों का ये भी इसका अर्थ होगा जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या कहा जाता है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना होता है।
आशा करता हूँ आपको यह मेरा सेशन पसंद आया होगा। यह मेरी पहली वीडियो है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप अपना दोस्त या छोटा भाई समझकर माफ़ करिएगा। धन्यवाद।